अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट अफ़सा अहमद और आप देख रहे हैं ISRT। ISRT एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ब्लू कॉलर वर्कर्स को कंज्यूमर्स के साथ बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्जेस के और मंथली फी के कनेक्ट करता है। आज की पॉडकास्ट में हम उन रियल इश्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारी सोसाइटी को फेस करने पड़ते हैं, हमारे कंज्यूमर्स और हमारे वर्कर्स दोनों दोनों पार्टीज को जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और इस सब के लिए हमने मदऊ किया है मिस्टर जमील अहमद साहब को, जो कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से एज डायरेक्टर रिटायर्ड हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। हम आपको अपनी पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं बहुत और शुक्रिया। हम इसको शुरू करते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका ISRT के बारे में, इस जो इनिशिएटिव है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, आया साहब जी का जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ तक मैं इसको समझ सका हूँ, यही है कि ये एक ब्रिज का किरदार अदा करता है बिटवीन एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। के ख्याल में जो वर्कर्स हैं, जैसे मेड हो गई, नैनी, कुक, गार्ड, जो वर्किंग लोग हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं उनको जो सामना करना पड़ता है जब वो हायरिंग कर रहे होते हैं? बेसिक चैलेंज तो उनका यही होता है कि उनको अपने आप को ट्रस्टवर्दी साबित करना पड़ता है। बेसिक चैलेंज उनका यही है कि जब वो किसी जॉब लेने के लिए जाते हैं, तो या तो वो किसी रेफरेंस को ढूँढते हैं, उस रेफरेंस के ज़रिए जाते हैं, या फिर उनको ये साबित करना पड़ता है कि वो दे आर ट्रस्टवर्दी। तो ये वाला जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें आपने जो प्रोफ़ाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं और उसको एक ऐसा वर्केबल मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है, जिससे वो तमाम चीज़ें जो जो चैलेंजेज़ हैं, उनको हल करने में मदद मिलेगी। तो आप आम तौर पर वर्कर्स किस तरह से ढूँढते हैं? नॉर्मली जैसे दूसरे लोग ढूँढते हैं, रेफरेंसेस, हमसाये में कोई काम कर रहा है तो उससे पूछ लिया, या किसी दोस्त अहबाब से पूछ लिया। इस तरह ही है ना, जी। रूटीन में तो यही चल रहा है। तो आपके ख्याल में कोई जो रेटिंग्स और रिव्यूज़ है उसका सिस्टम यूज़फुल है? वेरी यूज़फुल, क्योंकि रेटिंग एंड रिव्यूज़ जो है ना, वो अकाउंटेबिलिटी का किरदार अदा करते हैं। जब तक आप किसी की परफॉर्मेंस को जज नहीं करेंगे, तो आप उस पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। रेटिंग्स, आपने जो मैकेनिज़्म बनाया है या जो भी ISRG का सिस्टम है, उसमें रेटिंग्स जो है ना, वो बहुत मैटर करती हैं। उससे उस बंदे की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस, वो सारी की सारी आप रेट कर रहे होते हैं और उसके ऊपर आप रिव्यू भी दे रहे होते हैं लोग। तो इन सबको मिला के आप हेल्प करते हैं इंटेंडर एम्प्लॉयर को, कि भाई वो आपका जो वर्कर है उसको हायर कर सके। सही। ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपने भी अपने करियर में चोरी, फ्रॉड या किसी सिक्योरिटी इश्यू का सामना किया? बहुत सारे हैं। एक ऑफ द रिकॉर्ड जो है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार्बर था टाउनशिप में, उसकी दुकान पे चोरी हो गई, और चोरी भी उसके दोस्त ने की, जो रोज उसके पास आके बैठा करता था। मैं भी उससे कटिंग करवाता था। तो उसने मुझे कहा कि सर, मेरा ये नुकसान हो गया, ये कैसे पूरा होगा? और मेरा दोस्त भी है, मैं उसको करना भी नहीं चाहता, पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करना चाहता। मैंने कहा फिर इसका यही हल है कि एक ड्रामा करो, तुम्हारी चोरी बरामद हो जाएगी। उसने कहा वो क्या? मैंने कहा जितने भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं ना, जब वो आए तो आपने उसके सामने उसके थंब इम्प्रेशन लेने, अपने दो बाकी वर्कर्स जिनके आप कहते हैं कि इन्होंने चोरी नहीं की, तो आप उनके थंब इम्प्रेशन लो। जब वो सारा ये अमल देखेगा, तो आपने उसको बताना है कि यार मेरी चोरी हो गई है, अब मैं ये थंब इम्प्रेशन लेके मैं पुलिस को दूंगा, मेरे दोस्त हैं, तो वो खुद ही आके यहाँ से फिंगरप्रिंट से उठा लेंगे, जिसने चोरी की होगी पता चल जाएगा मेरे गले में से किसने चोरी की। खैर उसने वैसे ही किया। तो जब मैंने उससे दोबारा फीडबैक ली, तो उसने कहा कि वो मान गया कि मैंने ही चुराए हैं पैसे और मैं आपको वापस करता हूँ। तो ये एक ऑफ द रिकॉर्ड जो था ना केस सोल्यूशन,
वो मैंने उसको दिया और उसने उसके ऊपर अमल किया और उसके पैसे वापस मिल गए उसको, और उसकी दोस्ती भी बच गई। मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ मज़ीद एक्सपीरियंसेस शेयर करें रिगार्डिंग यही कि जो लोग फ्रॉड करते हैं और जॉब के सिलसिले में लोगों को झांसा देते हैं, तो उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस है आपका जो आपकी प्रीवियस लाइफ में गुजरा हो? हाँ, बहुत सारे हैं उसमें। मेरे जो श्रीलंका का पोस्टिंग है टाइम, उसमें मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जिसमें पाकिस्तानियों को फ्रॉड करके वहाँ ले जाते थे और फिर उनको डिच करके तो खुद भाग जाते थे। उसमें एक ऐसा किस्सा है जिसमें गुजरांवाला का एक शख्स था, उसका नाम था यूनुस मसीह। उसको कराची का एक आदमी जो कि खुद भी क्रिश्चियन था, वो उसको वर्गलाता रहा। हालांकि वो अपना टर्नर का काम करता था यहाँ पे, तो उसकी रोज़ी अच्छी खासी चल रही थी, उसकी शादी भी हुई थी, वो अपनी बाइबल भी पढ़ता था। तो उसको वो आके उसके गांव में ना कहता था, चलो यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें बाहर ले जाता। उसको भी बाहर जाने का शौक तो था, लेकिन उसकी बेगम उसको जाने नहीं देती थी। खैर, उसकी बेगम कहती थी कि भाई जितनी भी है थोड़ी खा लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन अच्छे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखा के उसने उसको वर्गला लिया और उसको ना वो श्रीलंका ले गया। अब मेरी पोस्टिंग थी पाकिस्तानी हाई कमीशन श्रीलंका में। मुझे एक दिन फ़ोन आया कि जी एक पाकिस्तानी आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, बुरी तरह से ज़ख्मी है, तो आप आएँ। हमारी वो लैंग्वेज समझ, हम उसकी लैंग्वेज समझ नहीं सकते, वो पंजाबी बोल रहा है और उर्दू तो हम समझ लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पंजाबी नहीं समझ आ रही। मैं खैर गया तो बुरी तरह से ज़ख्मी था, हेड इंजरीज थी, उसको बाजुओं पे इंजरीज थी। खैर मैंने एक आदमी की ड्यूटी लगाई कि भाई आप इसकी टेक केयर करें, और वो भी पाकिस्तानी था। उसने खैर अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छे तरीके से अंजाम दी। 2-3 दिन बाद वो रिकवरी की तरफ चल पड़ा। जब मैंने उसके पास जाके उसको देखा तो ना उसके पास पासपोर्ट, ना उसके पास आईडी कार्ड, कुछ भी नहीं। उसको उसकी याददाश्त भी मुतासर हुई थी। सिर्फ उसको नाम पता था अपना कि मेरा नाम यूनुस मसीह है और मैं किस गांव का रहने वाला हूँ, गुजरांवाला का, नज़दीक को गांव था उसका। खैर हमने यहाँ से स्टार्ट लिया और 2-3 दिन 4 दिन उसके पास में जाके उसका, जब भी वो बेहतर हालत में होता है डॉक्टर इजाज़त देते तो मैं उसका इंटरव्यू कर लेता। तो जो इन्फॉर्मेशन गैदर होती है हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फिर उसको मैंने कहा कि भाई आप को अपना होटल याद है यहाँ पे श्रीलंका में, किस होटल में रहते? उसने कहा कि मुझे ये याद नहीं है कि होटल का नाम क्या था, लेकिन आप अगर उस एरिया में मुझे ले जाएं तो मैं वो होटल पहचान लूँगा। मैंने इसलिए कहा था कि होटल में उसका पासपोर्ट होगा, तो ताकि उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन हुआ है, ये पाकिस्तानी भी है कि नहीं। खैर जब वो थोड़ा सा बेहतर हुआ, हमने उसको पेटा बाज़ार कोलंबो में ले गए, वहाँ वो ठहरा हुआ था। जैसे ही हमने उसको पेटा बाज़ार में छोड़ा तो उसको होश आना शुरू हो गया और हमें वो गलियों में घुमाता घुमाता वो होटल पे ले गया। होटल वालों से बात की, वहाँ से हमने वो सारी चीज़ें उनकी रिकॉर्ड में होती हैं, उनके फ़ोटो कापीस वो ली। तो उसके बाद फिर हमने अपने काम शुरू किया। इसको हमने अपने पास एम्बेसी में रखा। तो सारी इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि वो आदमी जो है वो खुद फ्लाई बैक कर गया कराची, और इसके घर वालों को उसने वापस जाके बता दिया कि जहां उसने जाना था हमने इसको भेज दिया। जब वो उससे पूछा तो उसने कहा कि ये मुझे रोज कहता था कि भाई आज नहीं कल हमारी टिकट हो जाएगी, तुम जर्मनी चले जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। कहता मैं अपने कमरे में बैठ के बाइबल पढ़ता था और अपना कमरे में ही रहता था, मैं कहीं आता जाता भी नहीं था। मेरा दिल करता था कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊं या फिर मुझे जहाँ जाना है वहां जाऊं। खैर ये इसी तरह उसने 10-15 दिन इसको अपने होटल में रखा, पैसे भी इसके खाता रहा। और एक दिन कहता है कि यार, जब इसने ज़्यादा इसरार किया कि मुझे भेजो, उसने कहा कि यार आज हम कल सुबह तुम्हारी फ़्लाइट है,
तो आज हम थोड़ी सी पार्टी करते हैं। उसने कहा क्या पार्टी करनी है, मैं तो नहीं करता, ना मैं शराब पीता हूँ ना पार्टी करता हूँ। तो कहता है कि नहीं, आज हम गाल फेस वहाँ पे वो एरिया है, बे वाला एरिया, वहाँ जाएंगे, थोड़ी सी पार्टी शार्टी करेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें सुबह फ्लाइट लेनी है। खैर कहता मैं गया, उसने ज़बरदस्ती मुझे शराब पिला दी। मैं आगे पीता नहीं था, मुझे कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ मेरे साथ। तो सुबह मुझे इस हालत में हॉस्पिटल में मुझे लाया गया। उसने क्या किया, उसने जालिम ने उसके सर के ऊपर पत्थर मारे, उसकी हड्डियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी हुई थी। वो अपनी तरफ से उसको मार के पाकिस्तान भाग गया। वो हमने फ्लाइट डाटा चेक किया तो पता चला कि वो पाकिस्तान चला गया। हमने खैर उसका रिपोर्ट वगैरह बना के वापस भेजी, उसको ट्रेस आउट किया पाकिस्तान में। फिर इसको हमने फिर इमरजेंसी पासपोर्ट होता है एक, जो एक दिन के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर इसको वापस पाकिस्तान भिजवाया। तो ये है कि बंदे अपनी कुछ लालच में आके, कुछ दूसरों की बातों में आके, कुछ इर्द गिर्द के माहौल को देख के ज़्यादा के चक्कर में बाहर जाते हैं और गलत हाथों में चले जाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। तो ये फ्रॉड मैंने वहाँ पे बहुत सारे देखे कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों का इस तरह मिसगाइड करते हैं और उन्हें लूटते हैं। बहुत ही आपने एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर किया है, और ये हमारी ऑडियंस के लिए एक आई ओपनर भी है कि हम हर किसी की बातों में आके जल्दबाजी में जो है वो फैसले लेके तो बाहर निकल जाते हैं और अपने मुल्क को छोड़ देते हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी थोड़े बहुत सेफ हैं, और वहाँ जाके हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहीं से आगे चलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर कोई वर्कर हायर करना हो या कोई करना चाहे तो उसके पास CNIC कॉपी तो होगी, लेकिन उसके अलावा भी हमें क्या कुछ चाहिए होगा? देखिए, पहली बात यह है कि आप वर्कर की वेरिफिकेशन डिमांड करें कि भाई आपका पुलिस में कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। आपको उसके लिए जो ना एफर्ट करनी पड़ेगी। इधर आप अपना सिस्टम डिवाइस कर लें कि जो आपके पास वर्कर आ रहे हैं, आप उनको कहें कि आप अपना पुलिस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आएँ। जब आप उनका प्रोफाइल अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, अगर आपकी तरफ से कोई लेके जाता है तो अगर वो ख़राब निकलता है या कोई वो वारदात कर देता है तो आपका फौरन बदनाम होगा। तो अपने आप को सेव करने के लिए आपको चाहिए कि उस वर्कर की जिम्मेदारी बनाएं जो आपके पास आ रहा है अपना प्रोफाइल बनवाने, कि भाई यार 1000-2000 में आपका ये पुलिस सर्टिफिकेट बन जाएगा, ऑनलाइन बन जाता है, आप वो ऑनलाइन बनवा दें। पुलिस की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके पंजाब पुलिस की वेबसाइट, उसके ऊपर जाके कहेंगे कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, उसके ऊपर आप अप्लाई कर दें। बहुत इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेशन इन्होंने हमारे साथ शेयर की है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट से अपना जो है वो पुलिस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिससे आपको अपना करेक्टर वेरिफिकेशन आपकी जो है ये वर्कर्स की हो जाएगी, और आपकी सेफ्टी के लिए भी कि आप जब हायर कर रहे हैं तो CNIC कॉपी लेना ही मकसद नहीं है, उसको अपने करीबी थाने में जाके सबमिट करवाना, उसकी वेरिफिकेशन कराना, ये आपके ऊपर है, ताकि आप कल को हर तरह की नागहानी आफात से बच सके। आपके एक्सपीरियंस से अगर देखा जाए तो वर्कर हायर करते वक्त हम किन वार्निंग साइंस या किन चीज़ों पे हमें नज़र रखनी चाहिए? देखें, जो भी आपके पास आएगा ना, वो अपने आप को ईमानदार कहेगा, वो अपने आप को ट्रस्टवर्दी कहेगा। बिल्कुल। ये तो अब आपके पास जब कोई किसी रेफरेंस से आ रहा है ना बंदा, तो अब उस रेफरेंस पे आपको कितना ट्रस्ट है। पहली बात तो आपको ये देखना है कि वो उस रेफरेंस पे आया, मैं ट्रस्ट भी कर सकता हूँ। एक बंदे को आप घर में एंट्री दे रहे हैं, उसको एक्सेस दे रहे हैं, तो एक तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो ट्रस्टवर्दी है, आपका रेफरी ट्रस्टवर्दी है, तो फिर आपने जो बंदा लिया है हायर के लिए, उसके ऊपर आपने अपना ट्रस्ट बनाना है। कैसे बनाना है वो, कि आपने उसको सिर्फ उतनी एक्सेस देनी है जिसके लिए आपने उसको हायर किया। ठीक है, सही। मैं मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस जॉब करने से पहले मैं एक प्राइवेट फर्म में गया। आज का वहाँ पे मुझे जॉब मिली, तो
अब क्योंकि हमारी तरबियत इस तरह की हुई थी कि हम जो चीज़ जहाँ पे पढ़ी है वो उसी की, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं होता था। तो एक दिन मैंने देखा कि मुझे उन्होंने ना, जो मालिक हैं, उन्होंने मुझे कमरे में अकेला छोड़ दिया और खुद चले गए बाहर, और कहते हैं वो टेबल के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, उसको आप लेके ना तो नीचे आ जाए। जब मैं टेबल पे गया तो वहाँ पे पैसे अच्छे खासे पड़े हुए थे। ये 1979 और 80 की बात है। 1979। और 1979 और 80 की बात है। क्योंकि हमारी तरबियत इस तरह की हुई थी कि हमने कहा कि ये जिसकी है उसका ही है। मैंने उसकी तरफ गौर ही नहीं किया, क्या पढ़ा हुआ क्या नहीं पढ़ा हुआ। खैर मैं अपना वो काम जो मुझे कहा था वो करने के बाद मैं वापस उनके पास चला गया। तो उन्होंने काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद जब दोबारा उनसे मुलाकात हुई, मैंने जॉब छोड़ दी, मैं पढ़ना शुरू कर दिया आगे। तो वो मिले मुझे, तो कहते हैं मैंने आपको टेस्ट किया था। मैंने कहा वो कैसे? कहते कि मैंने वो पैसे इसलिए रखे थे, अगर तुम उठाते तो यू आर नो लॉन्गर ट्रस्टवर्दी फॉर मी। तो ये भी एक तरीकाकार है लोगों को टेस्ट करने का। सही। ठीक है, सही। ये एक तरीका है, आप लोगों को टेस्ट कर सकते हैं कि उनमें कितनी इंटेग्रिटी है, वो कब तक आपका ये जो इंसेंटिव हैं, जो ल्यूक्रेटिव थिंग्स हैं, उनको आप देख के कब तक वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, देख लें आप इसको, मतलब। तो इसी से थोड़ा सा आगे चलूंगी। अगर मैं अपने पूछना चाहूंगी कि किन सिचुएशंस में हमें पुलिस को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है? देखें, जब वो आपके पास हायरिंग के लिए आया ना, तो आपका चाहे वो आया सर जी के प्लेटफॉर्म से आया, चाहे उसके पास पुलिस सर्टिफिकेट है, इसके बावजूद आपकी ये ड्यूटी है कि आपने अपने करीबी थाने में उसके क्वाइफ जमा करवाने हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय की नहीं है, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट कराए कि ये बंदा मेरे पास वर्कर आया। यानी जो कंज्यूमर्स हैं जो हायर कर रहे हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चाहे वो हमारे प्लेटफॉर्म से आ रहा है या वो जैसे भी आ रहा है, आपने उसके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने हैं। आपके नज़दीक पाकिस्तान फोर्स लेबर जैसे इश्यूज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और वर्कर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? असल में बात यह है कि फोर्स लेबर डिपेंड करती है आपकी सोसाइटी के मिजाज के ऊपर। पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए लोग अपने बच्चों को स्कूलों की बजाय कोई किसी के घर में रखवा देते हैं, किसी के हाँ मतलब वो काम करना शुरू कर देता है, कोई छोटा बन जाता है, कोई बड़ा बन जाता है। इस तरह के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को भेज देते हैं ताकि वो हुनर सीख लें और उसके बाद फिर अपना कमाना शुरू कर दें। जहाँ तक फोर्स लेबर का है, तो ये तो कानून है पाकिस्तान के, उसके मुताबिक जो एज है उसके मुताबिक ही उनको जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन अब इसके दरमियान को बैलेंस करने वाला जो एक्ट है ना वो होना चाहिए। ये लोगों की मजबूरियां भी हैं, उन्होंने अपने ख़ानदान को पालना भी है और अपना काम भी करवाना है। तो मैं तो फोर्स लेबर के हक में नहीं हूँ, ना ही मैं इसको कहता हूँ कि ये कोई अच्छी चीज़ है, कोई भी नहीं कहेगा। तो बेहतर यही है कि बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया जाए और उसके बाद जब वो पढ़ लिख जाएं तो कोई स्किल्स का आके तो उनको किसी स्किल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में से स्किल दे के वो काम करवाया जाए। मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे कि जो जैसे अभी आपने कहा कि फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए, आप उसको डिस्करेज करते हैं, और वर्कर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अगर कोई सिचुएशन में है, आपने कोई एक्सपीरियंस ऐसा किया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर वो किसके पास जाए, अगर वो ये सब फेस कर रहा है, फोर्स लेबर फेस कर रहा है, या वो इस तरह की कोई मुसीबत में है वो वर्कर, तो उस वर्कर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने बहुत सारी एजेंसीज बनाई हुई हैं इसके लिए जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट है वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है, और इसी तरह बहुत सारी एनजीओज हैं वो भी इस हवाले से काम कर रही हैं।
प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, तो वो उन फोरम्स को करना चाहिए, उसको अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच करना चाहिए उसको। आपके नज़दीक कोई ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा हो जिसमें आपने किसी को देखा हो जो कि फोर्स लेबर से निकला हो? मैं श्रीलंका में पोस्टेड था, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मुझे बताया कि कोई आदमी आपसे मिलना चाह रहा है। मैं कहा ठीक है। मैं बाहर गया, उसको अपने देखा तो बहुत रहीम शरीम आदमी था, तो 40 की रेंज में था वो, तो वो रो रहा था बैठा हुआ। मैंने कहा मुझे बात तो बता, क्यों रो रहे हो? कहता जी मैं कराची से आया हूँ, मुझे एक शख्स ने यहाँ पे एज ए कुक मंगवाया है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी बिरयानी बड़ी मशहूर है, तो उसने सोचा कि भाई तुम बिरयानी पकाओगे मेरे लिए, मैं तुम्हें 30,000 रुपया दूंगा श्रीलंकन, प्लस रिहाइश वगैरह दूंगा, तो तुम्हें जो है ना यहाँ पे आके बिरयानी पकानी है, मैं बेचूंगा। मैंने कहा फिर? कहने लगा कि वो एक दिन मैंने 2 जगह बनाई बिरयानी की, वो उसकी बिकी नहीं, उसने सारा इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिया कि भाई तुमने सही पकाई नहीं, तो अब उसने मुझे जो ना वो कैद किया हुआ है, अपने घर में बंद करके बाहर से ताला लगा के चला जाता है, तो मुझे भूखा रखा हुआ है, मेरी बच्चियां हैं कराची में, वो रो रही हैं, तो मुझे वापस भिजवाएं आप। मैं कहा ठीक है, आप हौसला रखो, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। तो मैंने कहा अब आए किस तरह? कहता है जी मैं वो भूल गया आज लॉक करना, तो मैं दरवाज़ा तोड़ के तो निकल आया हूँ। तो पूछता पाछता मैं पाकिस्तान हाई कमीशन आ गया हूँ, आप मेरी हेल्प करें। हमने खैर उसको टेक केयर की उसकी, और फिर उस आदमी को बुलाया, वो आया, उससे पूछा भाई आपने क्या एग्रीमेंट किया हुआ? उसने कहा जी कि ये हमारा एग्रीमेंट है, इसके ऊपर मेरे इतने पैसे खर्च हुए हैं, अब ये मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो अब दोनों को आमने सामने बिठाया हमने, तो हमें वो कसूरवार वही लगा जो एम्प्लॉयर था, जिसने हायर किया हुआ था। वो उसको मारता भी था और उसको खाना भी नहीं देता था और काम भी नहीं ले रहा था, सब वो कहता था कि मुझे दबाओ, मेरी खिदमत करो बस, और पैसे भी नहीं दे रहा उसको। और 1 महीने से ऊपर हो गया था, उसका वीज़ा भी मतलब ख़त्म होने वाला था, टूरिस्ट वीज़े पे आते थे। खैर हमने उसको हेल्प आउट किया, उसको वापस भेजा उसको। तो ये एक फोर्स लेबर का वाक़या मेरे सामने आया कि भाई किस तरह लोग दूसरों को मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए उनको वर्गलाते हैं, और फिर लेके फिर उनके साथ वहाँ जाके दियारे गैर में जब बेयारो मददगार होते हैं, उसके ऊपर वो और मज़ीद जुल्म करते हैं। कहता था मुझे उससे स्टिक से मारा करता था। क्या आपने ऐसे केसेस को विटनेस किया है जो कि इलीगल वेज के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जाते हैं? तो आप अपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें? बहुत सारे हैं श्रीलंका में, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है कि बहुत सारे पाकिस्तान को बदनाम करके वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जाके अपने आप को यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है रेफ्यूजीज़ की, वहाँ पे रजिस्टर करा लेते हैं। ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं और जाके वहाँ पे पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। तो ये मैंने देखा है वहाँ पे लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो इसको एज ए टूल इस्तेमाल करते हुए वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। ये पहले उनका रूट था, अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द पोजीशन, लेकिन उस वक्त यही था। तो कुछ वहाँ से जो सियासी पनाह लेके आए यूरोप में बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो श्रीलंका आते थे, उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे जो उनको उस होस्ट गवर्नमेंट ने दिया था, वहाँ आके हमें कहते थे जी हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट गुम गया, शनाख्ती कार्ड गुम गया, हाँ आप हमें पासपोर्ट दें, ट्रैवल डॉक्यूमेंट दें ताकि हम पाकिस्तान चले जाएं। वो इस तरह का एक रोड बनाया हुआ था।
तो उसको भी हमने स्नब किया, उसको भी हमने प्लग किया। बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो हमने देखे उसमें। ये हमारी उसमें एक्सपीरियंस में आया, लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई जा सकती। लेकिन जनरलाइज मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे ये ट्रेंड था कि यहाँ से वो लोग जाते थे, वहाँ पे आप जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन रेफ्यूजीज का था है कमीशन, उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा लेते। जब वो रजिस्टर करवा लेते थे तो फिर उनको कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता था ऑन द एक्सपायरी ऑफ वीज़ा। इवन श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। फिर वहाँ से वो एजेंट के जरिए यूरोप जाते थे। जो इलीगल तरीकों से अभी भी बाहर जाने का सोच रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगा कि बेहतर है कि आप या तो पाकिस्तान में रह के काम करें या फिर आप लीगल वे में जाएं। इलीगल वे अब तो ना दूसरी जो गवर्नमेंट है वो बर्दाश्त करती है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। कोई रियल लाइफ स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे जो कि लीगल और हलाल वे से बाहर अर्निंग कर रहे हो? हाँ, बहुत सारे केसेस हैं उसमें। ये पाकिस्तानी बिरयानी का जो कारोबार है श्रीलंका में, कोलंबो में, वो उसने हलाल वे से मतलब स्टार्ट किया था और माशाल्लाह मेरा तो ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा होगा। उसने लीगल वे में वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके उसने पाकिस्तानी शहरी ने श्रीलंकन मुस्लिम से शादी की, फिर उस बेस पे उसने अपना कारोबार शुरू किया था। वो यहीं से मुझे एक क्वेश्चन अभी पॉप अप हुआ मेरे माइंड में जो कि मैं पूछना चाहूँगी कि अगर कोई बाहर जाता है तो आप उनको, हमारी ऑडियंस को गाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह से हलाल वे में वहाँ पे अर्निंग कर सकता है? यानी उसको वहाँ जाके सबसे पहले क्या करना होगा अगर कोई बिजनेस सेटअप उसने वहाँ पे लगाना है तो? देखें, वो तो उनके अपने लॉज के मुताबिक वो इन्वेस्टमेंट जो है फोरम उसके ज़रिए वो जाएगा अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना चाह रहा है। लेकिन आम जो पाकिस्तानी स्किल वर्कर जाते हैं उनके लिए यही है कि वो जब वहाँ पे जाएं तो अपने आप को अपनी एम्बेसी में ज़रूर रजिस्टर करवाएं कि भाई ये हम यहाँ पे आए हैं, हमें अब हम रजिस्टर करें ताकि हमारे पास वो डाटा हो कि हमारे पास कितने पाकिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और फिर जब भी वक्त ज़रूरत पड़े तो हम उनको अप्रोच कर सकते हैं या वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि वो यहाँ से जब जाए तो कोई स्किल लेके जाए। बगैर स्किल के वो वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा, ना अपने लिए ना उस माशरे के लिए। हमेशा जो है पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही रही है कि हम एक रोज़ ख्वाब देखते हैं कि मैंने कल बाहर जाना है, तो अगले दिन हम उसके लिए कोशिश शुरू करते हैं। ये नहीं सीखते कि हमें कोई स्किल आती है या नहीं आती। हमें वो स्किल सीख के तो उसके मुताबिक किसी मुल्क में जाना चाहिए। अब हमारी जो देखें, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा मुल्क कॉटन में बड़ा आगे था, लेकिन जितनी भी जिनिंग फैक्ट्रीज हैं या कॉटन फैक्ट्रीज हैं जो कपड़े बनाती हैं, वो अपने सारे स्किल्ड वर्कर श्रीलंका से लेके आते हैं। क्यों? कि वो लोग आफ्टर मैट्रिक 10वीं क्लास के बाद वो स्किल की तरफ जाते हैं। कोई डिप्लोमा कर लेता है, कोई इस तरह की चीज। जितने भी फोरमैन सुपरवाइजर है ना, वो श्रीलंका से आते हैं पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। तो क्या ये पाकिस्तानी खुद नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं। तो ये स्किल जो है ना, ये स्किल लेनी पड़ेगी हमें। इसका सिस्टम है हमारे पास, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं हमारे पास, टेवटा है, इसको इस्तेमाल करें। लोग अपना वहाँ पे जाएं, अपने आप को इसमें से गुजारें, ट्रेनिंग में से वहाँ चले जाएं। दूसरा ये एक दूसरी इससे रिलेटेड बात ये है कि श्रीलंका में एक ऐसा सिस्टम है कि वो लोग अपनी जो लेबर है, जो डोमेस्टिक हेल्प है या डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। एक जो जिसने घर में काम करना है उसको उन्होंने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देनी है,
और उसको सर्टिफिकेट देना है कि भाई हाँ ये ट्रेंड है। उसमें उसको मैनेजरिज्म बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें क्या डिमांड है उसकी और क्या मालिक की डिमांड है। उसके बाद फिर वो 1 हफ्ते के बाद फिर वो 15 दिन की ट्रेनिंग है। उसके बाद फिर केयर गिवर्स की ट्रेनिंग देते हैं 45 डेज की, गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो तो नॉमिनल सी फीस है उनकी, वो वर्कर पे करता है। फिर वो जब सर्टिफाइड हो जाता है उनके डाटा में आ जाता है, फिर जब भी कोई बाहर से आती है डिमांड तो वो अपना स्किल वर्कर, ट्रेंड वर्कर वो भेजते हैं और उसको मिल जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो हेल्पर है ना, डोमेस्टिक हेल्पर, वो इस बात की ट्रेनिंग ही नहीं लेता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, इसलिए वो हम पीछे हैं, वो हमसे आगे हैं। आप ये देखें कि उनकी जितनी भी आयाज हैं या गवर्नेंस हैं, डॉक्टर AQ खान ने एक श्रीलंका की गवर्नेंस रखी हुई थी अपने बच्चों को पालने के लिए। तो ज़्यादातर ख़वातीन श्रीलंका से, फिलिपाइन से आती हैं, लेकिन वो ट्रेंड होती हैं, इसलिए उनकी वैल्यू होती है। दूसरे उनके मुल्क उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि वो डॉलर कमा के देते हैं अपने मुल्क को। पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दे, स्किल जो वर्कर हैं वो एक्सपोर्ट करें। सही। आपके ख्याल में टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी और पब्लिक सर्विस को इम्प्रूव किया? जी, पब्लिक सर्विस जो है ना वो टेक्नोलॉजी के साथ आने से बहुत ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है। कैसे? जैसे आप मिसाल ले लें डोमिसाइल की, ठीक है। पहले हमें धक्के खाने पड़ते थे, किसी को हायर करना पड़ता था, किसी वकील के तरले करने पड़ते थे, किसी उसका एजेंट को हायर करना पड़ता था, वो पैसे लेता था, जाके हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता था, 3-3 4-4 दिन हमें धक्के खाने पड़ते थे। अब यह है कि अवामी खिदमत मरकज़ में वो पंजाब गवर्नमेंट ने उसको ऑनलाइन कर दिया। आप जाएं आराम से एसी के एनवायरनमेंट में बैठें और अपना काम करवा के वापस आ जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में? ड्राइविंग लाइसेंस भी ऐसे ही है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जो टेक्नोलॉजी ने सहूलत तो दी है। अब नादरा को देख रहे हैं, इतनी बड़ी में जो है एग्जाम्पल वो नादरा है, ठीक है। नादरा में आप जाएं बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी हसल के, आपको सारी चीज़ें अंडर वन रूफ मिल जाती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। ISRG जैसा जो प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है और आप ऑडियंस को क्या मशवरा देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, ऑडियंस को तो मैं यही मैसेज दूंगा कि आप एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से कोई बंदे हायर करें अपने, ठीक है। ये ISRG ने आपको एक मौका दिया है। ISRG और जो कंज्यूमर है, जो क्लाइंट है आपका, कि दोनों के दरमियान एक ट्रस्ट डेवलप हो। लेकिन वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हों, डिपेंडेबल हों, ट्रस्टवर्दी हों, इंटेग्रिटी उनकी बहुत अच्छी हो, वर्कर की भी और आपका प्लेटफॉर्म भी। तो मैं यही कहूँगा कि ISRG एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत से एरियाज़ हैं जिसमें वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो ये एक ट्रस्टेड नेम हो जाएगा, हाउस होल्ड नेम होगा ये ISRG। इंशाल्लाह। ISRG जो ऐसा जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हायरिंग प्रोसेस को आसान बना रहे हैं और लोगों के लिए डिजिटलाइज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, उस पर आपकी क्या राय है और आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी यह राय यही है कि ये एक बहुत अच्छी एफर्ट है और इससे आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को आपस में कनेक्ट करने का, जैसे मैंने पहले कहा कि आप एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये आप एक सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों को, दोनों साइड, एम्प्लॉयर्स को भी और एम्प्लॉई को भी। ये बहुत अच्छी एफर्ट है, इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इसके पर ट्रस्ट करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे, दोनों पार्टीज हैप्पी होंगी। आपको हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे? यही है कि जब भी आप कोई काम करें तो उसको लीगल वे में करने की कोशिश करें और कोशिश यही करें कि कानून के मुताबिक ही आप हायरिंग और फायरिंग करें। यहीं पे हम अपनी पॉडकास्ट को एंड करते हैं।
अगर आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।